नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। और हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर, जिसमें हड़प्पा सभ्यता को आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी लोगों को पता होगा कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें हड़प्पा सभ्यता पर अभी तक प्रश्न पूछा ना गया हो, यानी कि हड़प्पा सभ्यता पर प्रश्न बनते ही रहते हो। हर एग्जाम में कभी ना कभी प्रश्न आता ही रहता है, इसलिए ये चैप्टर और अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस चैप्टर के क्वेश्चंस का वीडियो आ चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, समरी और क्वेश्चंस दोनों की। तो अभी तक हम चैप्टर नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने आरंभिक मानव के बारे में पढ़ा कि हमको आरंभिक मानवों के बारे में जानकारियां कैसे मिली, और इसके बाद में जो आरंभिक मानव थे वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे और कहां रहते थे। ठीक है, इसके बाद में चैप्टर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया जो आरंभिक मानव थे उन्होंने किस प्रकार से विकास किया, किस प्रकार से वो जो पहले जंगलों में रहा करते थे गुफाओं में रहने लगे। ठीक है, किस प्रकार से वो शिकार किया करते थे, कहां रहते थे, उन्होंने किस प्रकार से बसना आरंभ किया, कैसे फसल उगाना शुरू किया, कैसे उन्होंने बस्तियां बसाना आरंभ किया, स्टार्टिंग की, कैसे औजार बनाए जाते थे, क्या कालखंड था। इन चीजों को हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया। अब चैप्टर नंबर 3 में हम ये डिस्कस करेंगे जो आरंभिक मानव थे उन्होंने आरंभिक नगरों को कैसे विकसित किया, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले आरंभिक नगरों का विकास हुआ था उन्हीं नगरों को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता को आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब जिन्होंने चैप्टर 1 और 2 के वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट दे दी है, आप जाइए और जाकर के आए हुए अभी तक के चैप्टर नंबर 1 और 2 के वीडियोस देख सकते हैं। और उसके बाद भी क्लास 12 तक के सारे वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में ऐड किए जाएंगे। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता पर जो प्रश्न है क्वेश्चंस का वीडियो भी आ चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट वाली भी लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और चैप्टर नंबर 4 की समरी आने के बाद में मॉर्निंग में डेली चैप्टर की समरी आया करेगी और उसी चैप्टर का शाम को डेली टेस्ट लिया जाया करेगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इसका पीडीएफ चाहिए होगा, चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? बहुत लोगों को चाहिए, मुझे पता है। तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और पीडीएफ में आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 11 तक के इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए। तो आप पहले से नोट्स लेकर के उनको पढ़ें, और नोट्स पढ़ने के बाद में हमारी क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको बेटर लगेगा, और मतलब आपको अच्छे ढंग से समझ में भी आएगी। ठीक है, तो नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट नोट्स करके दी गई होगी, आप जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। अब आपका जो सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, सबसे पहला टॉपिक है कि आपको हड़प्पा सभ्यता को समझना है, और हड़प्पा सभ्यता की कहानी से स्टार्ट करते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता हमें पता कैसे चला है, यहां से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को समझना। देखो, एनसीईआरटी की जो एक बहुत ही अच्छी बात है जो हमें बहुत पसंद आती है वो ये है कि एनसीईआरटी हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करता है, और वो कहानी पढ़ने में, सुनने में, समझने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, अब यहां पर ऐसा नहीं होता एनसीईआरटी में कि भाई आपके सामने डायरेक्ट क्या है कि लाइन रख देगी कि आपको इसे सॉल्व करना है और समझना है। एनसीईआरटी अपने आप में एक समरी होती है, उसे डिकोड करना होता है, लेकिन एनसीईआरटी को कहानी के रूप में जब जब आप समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको वो चीज याद रहेगी, कंठस्थ रहेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हड़प्पा की कहानी, यानी कि हड़प्पा हमको कैसे मिला, इस चीज को समझो। तो आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व क्या हुआ, पंजाब में रेलवे लाइन, पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जाने के दौरान इंजीनियरों को अचानक से हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो कि इस समय आधुनिक पाकिस्तान में पाया जाता है। और इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। क्या हुआ, आज से 150 वर्ष पूर्व जो आज पंजाब का इलाका पाकिस्तान में मिलता है, उस इलाके में हड़प्पा पुरा स्थल था। ठीक है, बिल्कुल सुरक्षित था कई साल पहले। लेकिन 150 वर्ष पूर्व क्या हुआ, जो अंग्रेज लोग थे इन्होंने हमारे यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई, और रेलवे लाइन जब बिछाई गई तो रेलवे लाइन बिछाए जाने के दौरान जो पंजाब में सबसे पुराना हड़प्पा पुरा स्थल था वो इन लोगों को मिल गया। अब जो हड़प्पा पुरा स्थल था, आपको एक विशेषता याद रखनी होगी कि हड़प्पा पुरा स्थल में जितनी भी इमारतें बनी थी वो पक्की ईंटों की बनी थी, और भाई रेलवे लाइन में पटरियों के नीचे पक्की ईंटें डाली जाती थी, पत्थर डाले जाते थे। तो इन्होंने पक्की ईंटों की तलाश में क्या किया, वो जो पुरा स्थल था
था उसकी हजारों कई सारी इमारतों को इन्होंने नष्ट कर दिया और वहां से पक्की ईंटें उठा करके लाए और रेलवे लाइन के नीचे डाल दी। इससे क्या हुआ, हड़प्पा पुरास्थल की कई सारी इमारतें नष्ट हो गई। अब यहां पर प्रश्न बनता है कि आज से कितने वर्ष पूर्व पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जाने के दौरान इंजीनियरों को हड़प्पा पुरास्थल मिला? क्या प्रश्न बनेगा, कितने वर्ष पूर्व? तो उत्तर दीजिएगा 150 वर्ष पूर्व। यहां पर ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि आज से 150 वर्ष पूर्व पहली बार कहां रेलवे लाइन बिछाए जाने के दौरान हड़प्पा पुरास्थल मिला? तो पंजाब में। ठीक है, तो कई घुमा फिराकर प्रश्न आते रहते, इसलिए इसको अगर आप कहानी के रूप में समझेंगे तो याद होगा। ठीक है, तो क्या हुआ था, इन्होंने कई सारी इमारतों को यहां पर नष्ट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लगभग 80 साल पहले, आज से 80 साल पहले, देखो यहां पर थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए क्योंकि हड़प्पा पुरास्थल की जो खोज है वो लगभग 1921 के आसपास हुई थी, 1921 के आसपास हुई थी, 21 से 23 के बीच में। ठीक है, और अगर आप तब से और आज तक 80 साल को ऐड करोगे, ठीक है, तो ये मतलब थोड़ा सा क्या है कि ज़्यादा टाइम पीरियड हो जाता है। अब तो लगभग 100 साल हो चुके हैं, आज से 100 साल पहले। ठीक है, अब फिलहाल एनसीईआरटी में अभी इसे अपडेट नहीं किया गया है, तो हम भी अपडेट नहीं ही करते हैं तो बेटर होगा। कहा जा रहा है कि उसके बाद लगभग आज से 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि जो खंडेर है उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, यानी कि अभी तक इतना पुराना शहर कोई ढूंढा ही नहीं गया है, जो कि ये सबसे पहला इतना पुराना शहर मिला। कहते ना कि मतलब क्या हुआ था कि उस समय उस टाइम पर बहुत सारे लोग थे जो कि सबसे पुरानी सभ्यता को ढूंढने में लगे हुए थे, और हमारे यहाँ पर बगल में छोरा था और गांव भर में ढिंडोरा हो रहा था, यानी कि हर जगह ढूंढने में लगे हुए थे। और हमारे घर के पास में, हमारे देश के अंदर ये पूरा स्थल मौजूद था। और फिर क्या हुआ था, ये पूरा स्थल हमको मिला। इस नगर की खोज सबसे पहले होने के कारण इसके बाद में जितने भी ऐसी सभ्यताएं मिली, ठीक है, जितनी भी ऐसी इमारतें मिली, उन सभी, ठीक है, मिलने वाली ऐसी सभी इमारतों को हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। ठीक है, यानी कि इस टाइम पीरियड की और ऐसी इमारत, जैसे कि देखो आज के टाइम में आप देखते हैं कि जो मकान बनाए जाते हैं उनका एक टाइप है। देखिए, एक हर मकान में एक न एक समानता जरूर आपको देखने को मिलती है। आप गाँव में चले जाओ, सबसे पहली समानता कि सभी जो मकान बनाए जाते हैं ईंटों के बनाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, हर मकान में प्लास्टर होता है। तीसरी चीज क्या होगी, जो भी मकान बनाए जाते हैं वो सीमेंट, मोरम और बालू का मिक्सचर उसमें होता है, उससे लेप कर बनाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर जितने मकान बनाए गए थे उनमें भी कुछ समानताएं थी, और उन समानताओं वाली जितने भी स्थल मिले हैं उसको हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। ठीक है, उस टाइम पीरियड की जितनी भी इमारतें मिली उनको हड़प्पा सभ्यता की इमारत इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा स्थल को ढूंढा गया था। ठीक है, इन शहरों का निर्माण आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था, और कालक्रम की दृष्टि से इस सभ्यता, जो ये सभ्यता है, मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं जो हमारे यहाँ की सभ्यता है बहुत पुरानी है, आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व इस सभ्यता का निर्माण हुआ था। और कालक्रम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जब मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसी टाइम पर हमारी हड़प्पा सभ्यता का भी विकास हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है हड़प्पा के नगरों की विशेषता। देखो, उन विशेषताएं जो होती है इसको समझना चाहिए, आज भी ये विशेषताएं आपको देखने को नहीं मिलती। सबसे पहला पॉइंट मिलता है हड़प्पा के कई नगर 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किए गए थे। आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो किसी भी जिले में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, मतलब किसी भी स्टेट में चले जाओ, 2 प्रकार की बस्तियां आज भी देखने को मिलती हैं। एक शहरी होती बस्ती और एक होती नगरी बस्ती। ठीक है, शहरी बस्ती में आप देखोगे तो सब स्टैंडर्ड टाइप के लोग मिलते हैं, जो मतलब जिन्होंने अपनी सभ्यता को लगभग मतलब भूल ही गए हैं। ठीक है, और गांव में आपको क्या है कि मानवता बसती हुई दिखाई देगी। अगर एक ही घर में लड़ाई होगी तो पूरा गांव तमाशा देखने आएगा। अगर एक ही घर पे मतलब चोर आएंगे तो पूरा गांव मिलकर के क्या करेगा, उसे भगाने की कोशिश करेगा। मुसीबत आने पर पूरा गांव एक साथ खड़ा होता है। लेकिन शहर में क्या होता है कि अगर एक ही घर में मुसीबत आती है तो बाकी सब अपने घर पर बैठे रहते, किसी को पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो गांव में अभी भी मानवता बसती है। हमारे यहां पर अभी भी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो पहले भी 2 प्रकार की बस्तियां होती थी, आज भी 2 प्रकार की बस्तियां। ठीक है, कहा जा रहा है कि हड़प्पा के कई नगर 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित थे। ठीक है, इसमें सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर तथा पूर्वी भाग बड़ा लेकिन निचले हिस्से में बना होता था। देखिए, 2 भाग होते थे, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। ठीक है, जो पश्चिमी भाग होता था वो छोटा होता था और ऊंचाई पर बना होता था। आप ये कह सकते हैं कि छोटा था यानी कि वहां पर कम लोग रहते थे, और ऊंचाई पर बना होता था
और इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर विशेष वर्ग के जो लोग आज हमारे यहाँ पर शहर में रहते हैं वो शहरी इलाका आप कह सकते हैं, पश्चिमी और ऊंचाई वाले इलाके को, ठीक है। और जो पूर्वी भाग था बड़ा था और निचले हिस्से में बना था, आप ही कह सकते हैं कि ये गांव वाला इलाका हो गया, ठीक है। यहाँ पर गांव वाला इलाका हो गया। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थी। आप यहां पर भी एक विशेषता कह सकते हैं कि पहले भी मतलब जो मकान बनाए जाते थे वो बहुत ही विशेष रूप से बनाए जाते थे। और जो दो नगर बनाए गए थे, इन दोनों नगरों, जैसे कि ये 4 मकान हो गए, ठीक है, 4 मकान हो गए, 5 6 7, ये सारे मकान बने। इन मकानों के आसपास एक 4 दीवारी बनाई जाती थी और जो 4 दीवारी थी वो पकी ईंटों की बनाई जाती थी, ठीक है। ये दोनों नगरों में 4 दीवारियां बनाई जाती थी और दोनों नगरों में पकी ईंटों की 4 दीवारियां बनाई जाती थी, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है, कुछ नगरों के नगर दुर्गों में कुछ खास किस्म की इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में एक खास किस्म का तालाब बनाया गया था, ठीक है, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार का, समझो क्या कहा जा रहा है, कुछ ऐसे भी नगर थे, ठीक है, कुछ नगरों के जो नगर दुर्ग थे, यानी कि जो ऊंचा वाला नगर था जहां पर कम लोग रहते थे, वहां पर कुछ खास किस्म की इमारतें बनाई गई थी। आज भी होता है। आज अगर आप शहर में जाकर के देखो तो आपको मॉल मिलेंगे, ठीक है, मॉल मिलेंगे, इसके अलावा आप देखो गार्डन मिलेंगे कई सारे, ठीक है, कई सारे आपको अच्छी जगह मिलेंगी जहां पर आप घूम सकते हो। लेकिन अगर आप गांव में आओगे तो यहाँ पर आपको बगीचे मिलेंगे, यहाँ पर मॉल नहीं मिलेंगे, छोटी छोटी दुकानें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो विशेषताएं होती हैं इसी प्रकार। जो पहले नगर दुर्ग थे वहां पर कुछ खास किस्म की इमारतें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर एक उदाहरण दिया जा रहा है, मोहनजोदड़ो में एक खास किस्म का तालाब था जिसे हमारे यहाँ के जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने नाम दिया है महान स्नानागार। क्या नाम दिया? महान स्नानागार। इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए ईंटों पर प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। अब आप यहां पर ये देखकर ये कह सकते हैं कि पहले के जो लोग थे उनकी सोच काफी महान थी, वो बहुत ही अच्छी तरह सोचते थे और उस समय भी इतनी टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी तो नहीं कह सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी एक अलग चीज हो गई, लेकिन पहले भी मतलब इतनी आधुनिकता थी उस टाइम पर, इतना अच्छा सोचते थे कि उन्होंने चारकोल की परत चढ़ाई थी ताकि पानी का रिसाव ना हो, ठीक है, चारकोल की परत चढ़ाई थी ताकि पानी का रिसाव ना हो। इस महान स्नानागार से एक स्विमिंग पूल टाइप का इन्होंने बनाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है, इसमें दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, यानी कि जैसे कि ये स्विमिंग पूल हो गया, ठीक है, एक इधर सीढ़ियां हैं, एक इधर सीढ़ियां हैं, ठीक है, दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, यानी कि यहां पर भी कमरा है, यहां पर भी कमरा है, यहां पर भी है और यहां पर भी, चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उसके बाद इसे खाली कर दिया जाता। शायद यहां विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अब समझो क्या कहा जा रहा है यहां पर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझो। देखो क्या होता है, आजकल हम लोग जब स्विमिंग पूल बनाते हैं तो उसमें पानी भरने के लिए क्या करते हैं, जमीनी पानी लाते हैं या फिर किसी नदी का पानी लाते हैं, फिल्टर करके डालते हैं, ठीक है। लेकिन पहले जो ये बनाया गया था महावीर स्नानागार, उसमें पानी भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, साफ पानी निकाला जाता था और जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता था, ठीक है, उस पानी को उससे निकाल दिया जाता। यानी कि ये जो स्विमिंग पूल पर टाइप का पहले महान स्नानागार था, ये मतलब हर एक दिन खुला नहीं रहता था, लोग इसमें नहीं नहाते, किसी विशेष अवसरों पर इसको ओपन किया जाता था और इसमें पानी भरा जाता था, ठीक है। अगला पॉइंट, हड़प्पा से प्राप्त विभिन्न नगरों में से कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पहले पूजा पाठ भी हुआ करती थी और अच्छी ढंग से हुआ करती, क्योंकि यज्ञ करना कोई आम बात नहीं है। अग्निकुंड मिले, इससे पता चलता है कि यज्ञ पहले हुआ करते थे। अब यहां पर प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से या फिर किन नगरों से, हड़प्पा सभ्यता के किन नगरों से अग्निकुंड प्राप्त हुए? आपको 4 ऑप्शन दे देंगे जिनमें से ये 2 स्थान आपको हैं, कालीबंगा और लोथल, ठीक है, यहां से अग्निकुंड मिले हैं जहां पर यज्ञ हुआ करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसका क्वेश्चंस वाला वीडियो आप जाकर के एक बार जरूर देखना और हमारे आंसर देने से पहले आंसर देना ताकि आपका टेस्ट हो सके और लास्ट में जरूर बताना कि आपके कितने आंसर सही रहे, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, ये 3 स्थान जैसे कुछ नगरों में बड़े भंडार गृह मिले हैं। कई हड़प्पा नगरों से मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं, ठीक है। तो पहले भंडार गृह भी हुआ करते थे जहां पर संभवतः अनाज को रखा जाता होगा और मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। देखो हड़प्पा की जितनी भी सभ्यताएं हैं,
ठीक है। अगर आप ऊपर देखोगे तो कश्मीर से लेकर के और नीचे गुजरात के आगे तक ये हड़प्पा के स्थल देखने को मिलते हैं। और अभी तक पूरे 1400 से अधिक हड़प्पा के पुरास्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 800-900 हमारे यहाँ पर खोजे गए हैं और बाकी सारे पाकिस्तान में हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इन जो पुरास्थल है, कुछ विशेष स्थान यहाँ पर दिए गए। आधुनिक पाकिस्तान जो है यहाँ के पंजाब और सिंध प्रांतों में मिले। भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में अधिकतर हड़प्पा पुरास्थल देखने को मिले हैं। अब इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बनाए गए थे। ठीक है, आजकल अगर आप देखो तो अलग अलग डिजाइन के बर्तन देखने को मिलते हैं। पहले जो बर्तन उपयोग में लाए जाते थे वो मिट्टी के लाल बर्तन होते थे और उन पर काले रंग के चित्र बनाए जाते थे। पत्थर के बांट मिले हैं, मुहरें मिली हैं, मनके मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं, पत्थर के ब्लेड मिले हैं जो कि लंबे लंबे हैं। ठीक है, लंबे ब्लेड मिले हैं। तो ये सारी चीजें हमको हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुई हैं। अगला पॉइंट मिलता है भवन, नाले और सड़कें। समझो, देखो आजकल क्या होता है, हमारी सरकार टेंडर पास करती है और कॉलोनी बनवाना हो या फिर नाले बनवाना हो या फिर सड़कें बनवानी हो, ठेकेदार ये सारी चीजें बनवाते हैं। आधा पैसा जेब में रखते हैं, आधा पैसा रास्ते में खप जाता है और जो भी पैसा बचता है, ठीक है, उससे क्या करते हैं, वो चीज़ों को बनवाते हैं। साल 2 साल चलती है और उसे फिर बनवाने का वो हो जाता है। ठीक है, पहले कितनी मतलब सटीकता से कैसी चीज़ें बनाई जाती थी, अब इस चीज़ को यहाँ पर समझो। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। यानी कि पहले क्या होता था, एक ही जगह ले ली, ठीक है, जगह लेने के बाद में इसका पूरा मैप बनाया गया कि ये ऐसी जगह है। मैप बनाने के बाद में ये सुनिश्चित किया गया कि यहां पर एक घर बनेगा, यहां पर एक घर बनेगा, यहां पर एक घर बनेगा, यहां पर एक घर बनेगा। और घर बनवाने के घर को सुनिश्चित करने के बाद में कि इतने स्थान पर इतने घर यहां पर बनेंगे, ये जब निश्चित हो जाता था, फिर इसके आधार पर सड़कें बनाई जाती थी। ठीक है, इसके आधार पर सड़कें बनाई जाती थी। ठीक है, और सड़कों के बाद में उन घरों के पास से नालियां बनाई जाती थी। यानी कि पूरा जो एक काम था बिल्कुल सिस्टमैटिक काम किया जाता था। ठीक है, अब इस योजनाबद्ध तरीके से पूरा काम किया जाता था और इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। इससे ज्यादा ऊंचे घर नहीं बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, यानी कि अधिकांश घरों में मतलब नहाने के लिए व्यवस्था एक अलग होती थी। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, यानी कि पानी के कुएं भी खोदे जाते थे। अब इसमें से कई नगर ऐसे हैं जिनमें नाले ढके हुए हैं। ठीक, कई नगरों में नाले ढके हुए होते थे। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिसके जरिए इसकी देखभाल हो सके। यानी कि ये पूरा नाला जा रहा है, ठीक है, नाला जा रहा है, इसको पूरा क्या किया, ढक दिया जगह जगह पर। यानी जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मेन होल बना दिए गए ताकि यहां से जाकर के नीचे और इसकी साफ सफाई की जा सके, इसकी देखभाल की जा सके। ठीक है, तो ऐसे मेन होल भी बनाए जाते थे। आप ये देखो पहले टाइम पर मतलब कितनी अच्छे ढंग से हर काम किया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अब जब भाई पूरी मतलब पहले मैप तैयार किया जाता, सड़कें और नालियां जब पहले ही बनाई जाती थी, तो ये मतलब ढलान का वो बहुत अच्छी तरह से विशेष तौर पर ध्यान रखते थे कि पानी कहीं भी रुके ना। ठीक है, तो योजनाबद्ध तरीके से जब काम होता है तो ऐसा ही होता है, पानी आसानी से बह जाता था। और अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी जाकर के। ठीक है, तो ये होता था। जैसे क्या हुआ, सपोज दैट कि ये पूरा एक मैप तैयार किया गया, इतने में बनेगा। ठीक है, ये बीच में एक सड़क निकाल दी पूरी। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे से निकाल दिए। ठीक है, ये सड़कें हैं। इसके बाद में एक सड़क यहाँ से निकाल दी, एक यहाँ से निकाल दी। ठीक है, ये पूरी सड़कें हैं। अब जो ये खाली जगह है यहाँ पर घर बन गए। ठीक है, यहाँ पर घर बन गए। अब इन सड़कों के साथ ही साथ क्या हुई, नालियां भी आ रही हैं यहाँ से और यहाँ से। ये पूरी नालियां आकर के इसमें मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ से आकर इसमें, यहाँ पर नाली होगी, इसमें मिल जाती हैं। इसी प्रकार से इधर भी पूरा होगा। ठीक है, और जैसे कि ढलान इधर की तरफ है तो यहाँ से पूरा पानी बहता हुआ आएगा और इधर तरफ पूरा पानी जाकर के और किसी नाले में मिल जाएगा जाकर के। कुछ इस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से पूरा काम पहले होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ के घरों के आंगन के चारों ओर कमरे भी बनाए जाते थे। ठीक है, याद रखना, जो यहाँ के घर थे, ठीक है, घर में पहले एक आंगन होता था और आंगन के बाद में चारों ओर कमरे बनाए जाते। ठीक है, कुछ इस प्रकार से पहले मकानों को बनाया जाता। अब यहाँ का नगरीय जीवन कैसा है इसको भी समझिएगा। यहाँ के लोगों में हलचल बनी रहती थी। सबसे पहला पॉइंट कि भाई लोग शांति से नहीं रहते थे, हलचल बनी ही रहती थी, सभी मिलते जुलते थे। अब भाई देखिए, गाँव में भी अगर आप आओगे तो हलचल मिलेगी ही मिलेगी। आप शाम को आओ, 4 लोग कहीं ना कहीं बैठे मिल ही जाएंगे आपको। सुबह आओ तो 4 लोग कहीं ना कहीं आपको पंचायत लगाए बैठे मिल ही जाएंगे, जहां पर कुछ नहीं तो राजनीति की बात चलेगी, कुछ नहीं तो अखबार में
में कोई टॉपिक आ गया तो उस टॉपिक पर ही चर्चा मिलेगी, ठीक है। अब भाई किसी के अगर घर से कोई भैंस चोरी हो गई तो उसके ऊपर चर्चा मिलेगी, कहीं ना कहीं चर्चा लगी आपको गांव में मिलती ही रहेगी। कुछ इसी प्रकार से नगरीय जीवन पहले भी होता था। हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतों में की योजना में जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे, यानी कि यहाँ के जो शासक लोग हुआ करते थे वो अपने यहाँ की जो नगर थे उन नगरों की खास इमारतों की योजना में लोग जुटे रहते कि भाई कुछ खास किस्म का इमारत बनाई जाए, कुछ खास किस्म की चीजें बनाई जाए। तो ये शासक पहले लगे रहते थे कि कुछ खास किस्म की चीज बनाई जाए, ठीक है। ये शासक लोगों को दूर भेज करके मतलब दूर से धातु हो गया, बहुमूल्य पत्थर हो गया और अन्य चीजें मंगवाते। देखो पहले क्या थी, जो पहले आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो बहुमूल्य चीजों में क्या है, एक मोबाइल आ गया, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आजकल देखा जाता है। इसके बाद में कपड़े ले लो, आजकल जब लोग बाहर जाते हैं तो वहां से कपड़े अधिक लाते हैं, ठीक है, कपड़े लाते हैं। और इसके बाद में क्या करते हैं, मतलब खाने पीने की सामान ले आते हैं, ठीक है। पहले क्या करते थे ये लोग, जब पहले बाहर कहीं घूमने के लिए जाते थे तो दूर दूर से जाकर के धातु लाते थे, ठीक है, दूर से धातु लाते थे, बहुमूल्य पत्थरों को लाते थे और अन्य उपयोगी चीजें लाते थे। आज के टाइम पर जब भी कहीं व्यक्ति कोई घूमने जाता है तो वहां की प्रसिद्ध चीज को सबसे पहले देखता है, कि जैसे कि हमारे यहाँ पर कन्नौज में इत्र प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर जो लोग आते हैं इत्र लेने के लिए आते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं तो वहां की प्रसिद्ध चीज को पहले देखोगे और इसके बाद में कपड़े वहां पर लेने का प्रयास करोगे, या फिर घूमोगे तो कुछ अन्य चीज को खरीदोगे। अगला पॉइंट मिलता है, नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक और शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक मोहरों पर लिखते थे और इसके साथ ही साथ अन्य चीजों पर भी लिखा करते थे। इन नगरों में शिल्पकार स्त्री और पुरुष दोनों थे। आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो मतलब समानता काफी हद तक आ चुकी है, लेकिन जो पहले थे ऐसा कहा था कि पहले समानता नहीं थी। देखो हड़प्पा सभ्यता में जो शिल्पकार थे स्त्री और पुरुष दोनों थे, ठीक है, तो समानता पहले काफी हद तक थी, जो अपने घरों और उद्योग स्थलों में तरह तरह की चीजें बनाते होंगे, ठीक है। तो ये शिल्पकार भी रहते थे, लिपिक भी थे और शासक वर्ग भी थे, हर प्रकार के वर्ग नगरों में रहते थे। अगला पॉइंट मिलता है, नगर और नए शिल्प। अब इस चीज को समझो, देखो नगर और नए शिल्प ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझो। पुरातत्वविदों को अनेक चीजें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई हैं। उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, कांसे, तांबे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। समझो, देखो जो हमारे यहाँ के पुरातत्वविद है वो जब हड़प्पा स्थल की उन्होंने खुदाई की, वहां पर जांच पड़ताल की, काफी थी खोजबीन की, तो उनको वहां से क्या क्या प्राप्त हुआ, विशेष किस्म के पत्थर, ठीक है, शंख प्राप्त हुए, कांसे प्राप्त हुए, तांबा प्राप्त हुआ, सोना प्राप्त हुआ, चांदी प्राप्त हुई। ऐसी कई सारी धातुएं उनको वहां से मिली। सोना और चांदी के गहने और बर्तन मिले, तांबे और कांसे के औजार मिले, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाए, ठीक है, तांबे और कांसे के। देखिए अब यहां पर एक चीज को समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है, ये सारी चीजें इनको मिली हैं, ठीक है। अब जो इसमें सोना और चांदी था, सोने और चांदी के गहने बनाए जाते थे और बर्तन बनाए जाते थे। अब जो तांबा और कांसा था, ठीक है, तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने, बर्तन, ये चारों चीजें बनाई जाती थी, ठीक है। तो आप याद रखना, अगर यहां पर प्रश्न आए कि सोने हड़प्पा स्थल से प्राप्त सोने और चांदी से क्या क्या बनाया जाता था, तो केवल गहने और बर्तन मिले, ठीक है। जबकि तांबे और कांसे से क्या क्या बनाया जाता था, तो तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन, ये सभी चीजें बनाई जाती थी, ठीक है। अब एक चीज आपने ध्यान दी होगी कि हड़प्पा के स्थल से आपको लोहे का प्रमाण नहीं मिलता है। जो लोहा है, लोहे का प्रमाण आपको हड़प्पा के पुरास्थल से नहीं मिलता है। इसमें इतनी चीजें, पत्थर है, शंख है, कांसा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, लेकिन लोहे के प्रमाण नहीं मिलते हैं, ठीक है। यहाँ के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे और इन आयताकार मोहरों पर जानवरों के चित्र मिलते। ये आप एक मोहर यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक ऐसी मोहर है। इसी प्रकार की मोहरें हड़प्पा के पुरास्थल में बनाई जाती थी, ठीक है, और इनमें जानवरों के चित्र मिलते हैं, दिख रहे हैं आप। ऐसी ही आपने जो एक मोहनजोदड़ो मूवी आई है ऋतिक रोशन की, उसमें आप देखोगे तो ऐसी ही एक मोहर दिखाई गई, ठीक है। अब यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं मनके हैं, बांट हैं, फलक हैं, ये सारी चीजें बहुत ही विशेष किस्म की हैं। इनके चित्र अगर आप देखना चाहें तो जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें आप देख सकते हैं। नोट्स में हमने अधिक चित्रों को नहीं डाला है ताकि आप लोगों को केवल कंटेंट दिया जा सके। अगर अधिक चित्र हम यहाँ पर रखते तो पेज काफी अधिक हो जाते, ठीक है, और पेज काफी अधिक होने के बाद में जब आप प्रिंट कराने जाते तो आपको अधिक उसमें पैसे देने पड़ते, ठीक है, और ये इतने अधिक इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कभी भी चित्र नहीं आते हैं। अगला पॉइंट मिलता है, हड़प्पा के नगरों में मनकों का निर्माण में कार्नेलियन पत्थर का प्रयोग हुआ था। देखो पत्थर किस प्रकार का है,
ये इंपॉर्टेंट, इस पर प्रश्न बनता है तो इसको बड़ा ही सावधानी पूर्वक समझना। प्रश्न यहां पर बन जाएगा कि हड़प्पा के नगरों में मनकों के निर्माण के लिए किस प्रकार के पत्थर का उपयोग किया जाता था, या फिर किन पत्थरों का उपयोग किया जाता था। या फिर अगला प्रश्न बनेगा कि बांट बनाने के लिए हड़प्पा के नगरों में किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो याद रखना जो मनके थे, ठीक है, मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग होता था। किस कौन से पत्थरों का? कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। और बांट बनाने के लिए सामान्यतः चर्ट पत्थर का प्रयोग किया जाता। ठीक है, बांट बनाने के लिए चर्ट पत्थर और मनकों के लिए कार्निलियन पत्थर का प्रयोग होता था। ठीक है, विशेष किस्म के पहले पत्थर ये थे। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया जाता होगा। जो चर्ट पत्थर से बाण बनाए जाते थे, इनका उपयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है, मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली है। इसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। देखो ये जो मूर्ति है ये विशेष है। ठीक है, ये विशेष प्रकार की एक मूर्ति मिली है जो कि शायद वहाँ के शासक होंगे, उन्हीं की मूर्ति दिखाई गई है, जो कि चैप्टर में इनके चित्र भी दिया गया है। यहाँ पर अधिकतर चित्र हमने नहीं रखे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए हमने नहीं रखे हैं। कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की चित्र मोहनजोदड़ो से मिली है, याद रखना। यहाँ पर प्रश्न जो बनेगा ऐसे बनेगा कि हड़प्पा के किस पूरा स्थल से, ठीक है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली है और उस मूर्ति में कढ़ाईदार वस्त्र दिखाया गया है। ठीक है, तो आप मोहनजोदड़ो से कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। और देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर प्रश्न ऐसे बनेगा कि आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। आप इसका उत्तर करेंगे 7000 वर्ष पूर्व। ठीक है, या फिर प्रश्न ऐसे भी बनेगा कि आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व कहां कपास की खेती होती, तो आप उत्तर करेंगे मेहरगढ़ में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी और मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यहां से प्राप्त पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूती कताई का संकेत देती हैं। सूती कताई का यानी कि इससे पता चलता है कि पहले सूत की कताई हुआ करती थी। क्या चीजें सूती कताई का संकेत देती हैं? पक्की मिट्टी और फेयंस से बनी तकलियां। ठीक है, ये सूत की कताई का संकेत देती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। बता चुके हम आपको हैं, फिर भी एक बार जान लो कि काले रंग के लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, काले रंग से डिजाइन किए हुए, ठीक है, लाल मिट्टी के बर्तन होते थे और उनके ऊपर काले रंग से डिजाइन की जाती थी। इन बर्तनों के ऊपर ऊपरी हिस्से में लाल रंग से पुताई की जाती थी कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना, याद रखना। ठीक है, कि किस प्रकार से बर्तन ये बनाए जाते थे। अगला पॉइंट है फेयंस। देखो फेयंस एक ऐसी चीज है जिसको आपको समझना होगा, इस पर भी प्रश्न आते रहते हैं। फेयंस जो है ये पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर से पाए जाते हैं। देखो पत्थर और शंख ये दो अगर आप देखो तो प्राकृतिक तौर से आपको मिल जाते हैं। ठीक है, पत्थर भी मिल जाएगा, शंख भी मिल जाएगा। लेकिन जो फेयंस है इसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, यही फेयंस है। ठीक है, इसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। जैसे अगर आप आज के टाइम पर देखोगे तो आपको पेड़ पौधे, ठीक है, लकड़ियां प्राकृतिक तौर से मिल जाती हैं, लेकिन कागज बनाने के लिए आपको इन्हीं चीजों का उपयोग करके कृत्रिम रूप से तैयार करना पड़ता है। ठीक है, आपको पत्थर मिल जाएगा, लेकिन पत्थर से अगर आपको कोई चीज बनानी है तो कृत्रिम रूप से तैयार करनी होगी। ठीक है, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। क्या? बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण से। क्या? स्फटिक पत्थर है इस पत्थर के चूर्ण से या फिर बालू से गोंद में मिला करके, जैसे बालू है, बालू को गोंद में मिला दिया। ठीक है, इससे विशेष किस्म की वस्तुएं बनाएंगे। या फिर स्फटिक पत्थर है, इसका चूर्ण बनाया गया और इस चूर्ण को गोंद में मिला करके विशेष प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद इन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या फिर हल्के समुद्री हरे होते थे। ठीक है, फेयंस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। देखो यही फेयंस है। क्या होता था, जैसे कि बालू है, बालू में गोंद मिला दिया गया और गोंद बनाने के बाद में एक विशेष किस्म की वस्तु बनाई गई। ठीक है, उसे एक आकृति दे दी गई। जैसे आप देखते हैं आज के टाइम पर मिट्टी होती है पहले, ठीक है, और मिट्टी को गीला किया जाता है, उसे माड़ा जाता है, उससे विशेष किस्म के बर्तन बनाए जाते हैं। आप देखते हैं दिवालियों पर क्या होती हैं, सितुलियाँ आती हैं। ठीक है,
और इसके बाद आप देखते हैं कि मिट्टी के कई सारे बर्तन आते हैं जिनको मिट्टी से बनाया जाता है। पहले क्या होता था, बालू या फिर स्फटिक पत्थर का चूर्ण लिया जाता था, उसे गोंद में मिला करके उससे किसी भी प्रकार की वस्तु को बनाया जाता था। ठीक है, और वस्तु को बनाने के बाद में उसके ऊपर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, और जो चिकनी परत होती थी उसका रंग नीला, ठीक है, या फिर हल्का समुद्री रंग होता था, समुद्री हरा रंग होता था, और इसे ही फेयंस कहा जाता है। ठीक है, फेयंस से बने चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन भी बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बनाई जाती थी। अगला पॉइंट है कच्चे माल की खोज में। अब कच्चे माल की खोज में ये क्या है, इसको भी समझो। कच्चा माल उसे कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। समझो, या तो किसान या पशुपालक इसका उत्पादन करते हैं, जैसे किसान ने पैदा किया कपास एक कच्चा माल है, या तथा लकड़ी धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चा माल है। अब देखो कच्चा माल किसे कहते हैं, जैसे आपने देखा आपके गांव में किसान है, किसानों ने आलू की खेती की और उससे आलू प्राप्त हुआ, कच्चा माल है। आलू से चिप्स बना दिया गया, ये कच्चा माल नहीं रह गया। ठीक है, आपने देखा कपास प्राप्त, कपास की खेती की मतलब और कपास प्राप्त हुआ, रुई प्राप्त हुई, तो ये कच्चा माल है। रुई से सूत काट करके कपड़ा बना दिया गया, तो वो कच्चा माल अब नहीं रह गया। ठीक है, तो कच्चा माल किसे कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, या तो इसे किसान और पशुपालक इसका उत्पादन करते हैं, या आपको प्राकृतिक तौर से प्राप्त होती है, जैसे कि लकड़ी हो गई, धातुएं हो गई। ठीक है, धातुओं के अयस्क, धातु नहीं, धातुओं के अयस्क। धातु शुद्ध मात्रा में कभी भी प्राकृतिक तौर से नहीं मिलती, प्राकृतिक रूप से में धातु कभी भी शुद्ध मात्रा में नहीं मिलती, धातु के अयस्क मिलते, उससे उनकी अशुद्धियों को निकाल करके उसे शुद्ध बनाया जाता है। ठीक है, वो होती है मतलब प्राकृतिक, फिर वो नहीं रह जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीजें वहीं पर मिलती थी, लेकिन तांबा, सोना, चांदी, लोहा, देखिए लोहा भी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है हड़प्पा में। ठीक है, लोहे का भी वर्णन आ गया, तो लोहे की खोज हड़प्पा सभ्यता में हो गई थी, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, वैसे अधिकतर नहीं देखने को मिलता, लेकिन यहाँ पर दिया जा रहा हड़प्पा हड़प्पा के सभ्यता के मतलब लगभग एंड टाइम पर लोहे की खोज हुई थी। ठीक है, स्टार्टिंग में तांबे के हथियार देखने को मिलते हैं। ठीक है, लोहे की और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पत्थरों को दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग जो थे तांबे का आयात राजस्थान और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी किया करते थे। जो टिन है, ठीक है, टिन का आयात आधुनिक ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था, और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, देखो कहा जा रहा है जो हड़प्पा के लोग थे उनको अधिकतर चीजें तो वहीं पर मिल जाती थी, जैसे कि तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी है, लोहा है। ठीक है, ये चीजें तो वहीं पर इनको मिल जाती, लेकिन बहुमूल्य पत्थरों को ये दूर दूर से आयात करते, जैसे कि आयात करते थे। ठीक है, अब ये लोग तांबे का आयात कहां से करते थे, प्रश्न यहां पर बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात कहां से करते थे, तो राजस्थान और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से करते थे। प्रश्न बनेगा टिन का आयात कहां से करते थे, तो टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। सोने का आयात कहां से किया करते थे, तो आधुनिक कर्नाटक से करते थे। अब आपको कि सोना तो इनको यहीं पर मिल रहा है, आपने कहा ये आयात क्यों करते थे। ठीक है, जब इनको अधिकतर चीजें यहीं पर मिल जाती थी, तो ये देखो इन सभी चीजों का ये आयात करते थे, सोना, तांबा, चांदी, लोहा और बहुमूल्य पत्थर का, अधिकतर चीजें इन्हें वहीं पर मिलती थी, लेकिन इनका आयात करते थे। ठीक है, अब आयात क्यों करते, जैसे देखो आज के टाइम पर हमारे देश में आलू की खेती होती है, लेकिन फिर भी आलू को हमें आयात करना पड़ता है कि नहीं करता। हमारे यहाँ पर कपास की खेती होती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम कपड़े का आयात करते हैं। हमारे यहाँ पर मोबाइल को बनाया जाता है, लेकिन अच्छे किस्म के मोबाइल आपको जैसे कि एप्पल कंपनी हो गई बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। ठीक है, तो हर चीज का आयात तो होता ही रहता है। ठीक है, किस चीज का आयात कहां से करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप यहां से नोट कर लीजिएगा और समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, इसमें कृषक और चरवाहे प्रमुख थे। ये लोग ही खाने का सामान शासकों, लेखकों व दस्तकारों को देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। इतनी चीजें हड़प्पा के लोग उगाते थे। कितनी चीजें, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 फसलों को हड़प्पा के लोग करते थे, नोट कर लीजिएगा। गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों, इतनी चीजों की खेती हड़प्पा के लोग करते थे। ठीक है, और ये लोग गांव में भी रहते थे, नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। हमने आपको बताया 2 प्रकार की बस्तियां होती थी, एक होती थी आपकी शहरी बस्ती, एक होती थी ग्रामीण बस्ती। ठीक है, दोनों को अलग अलग नाम दिया गया, एक बड़ी होती थी, एक छोटी होती थी। अब जो कृषक और चरवाहे थे
ठीक है, ये गांव में भी रहते थे और ये लोग खाने का सामान जो थे शासक, लेखकों व दस्तकारों को देते। आज भी अगर आप देखोगे तो गांव में किसान रहते हैं और शहर में बड़े लोग रहते हैं। बड़े लोग तो नहीं कह सकते, किसान से बड़ा कौन हो सकता है, लेकिन जो शहर में लोग रहते हैं वो लोग आप देखो कि जॉब करने वाले लोग रहते हैं। अधिकतर शहर में रहने वाले लोग खेती नहीं करते हैं और गांव में रहने वाले लोग ही शहर में रहने वाले लोगों को अनाज वगैरह देते हैं, उनको सब्जियां देते हैं। अगर गांव में रहने वाले लोग ना हो तो शहर वाले लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे बिना खेती किए हुए, ठीक है, क्योंकि उनको भोजन खाने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितनी ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि अगर गांव वाले लोग शहर वाले लोगों को भोजन ना दें, ठीक है, अगर किसान भोजन ना दे तो शहर वाले लोग किस प्रकार से जीवित रह सकते हैं, इसकी संभावनाएं बताइएगा, ठीक है। प्रश्न यहां पर बन सकता है। अगला पॉइंट, हल्का प्रयोग जुताई के लिए। देखो एक नई बात थी, ठीक है, हल्का प्रयोग जो था ये जुताई के लिए एक नई बात थी और ये हल लकड़ी के बने होते थे। अतः बे तो जो लकड़ी के बने होते थे वो भी बच नहीं पाए, किंतु हल्के आकार के मिट्टी के खिलौने यहाँ पर हमको मिले हैं। अब देखो क्या है, जो लकड़ी की चीज बनी होती थी उसमें दीमक लग गए और वो समाप्त हो गए, क्योंकि 4700 वर्ष पूर्व की ये बस्ती है। तो इतनी पुरानी बस्ती में जो 4700 वर्ष पूर्व लकड़ी थी वो तो समाप्त हो ही जाएगी, ठीक है। तो हल जो थे वो लकड़ी के बने होते थे, इसके हमको लकड़ी के बने होते थे, इसके हमको क्या है कि खिलौने मिले, इससे ये पता चलता है, ठीक है। और इस क्षेत्र में वर्षा कम होती थी, इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं हो पाता था। यहाँ सिंचाई के लिए लोगों ने पानी का संचय किया होगा, ठीक है, पानी का संचय किया जाता और आवश्यकता पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई भी की जाती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का एक सूक्ष्म निरीक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है, इसको समझिएगा। हड़प्पा स्थल सिंधु की सहायक रावी नदी के तट पर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। समझो जो हड़प्पा स्थल है कहां पर स्थित है, सिंधु की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रावी नदी, रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा स्थल, ठीक है। और जो मोहनजोदड़ो है ये कहां पर स्थित है, ये सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है लोथल साबरमती की सहायक नदी जिसका नाम भोगवा नदी, इस नदी के तट पर स्थित है। अब यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि ये स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। मैचिंग वाली आ सकती है कि भाई इन चारों स्थलों का नाम एक तरफ दे देगा और नदियों के नाम एक तरफ दे देंगे और आपको कहना होगा कि मैचिंग करो, मैचिंग करो, ठीक है, आपको मैचिंग करनी होगी। अगला प्रश्न यहां पर ऐसे बन सकता है कि आपको यहां पर प्रश्न पूछेगा कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, या फिर कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है, ऐसे प्रश्न बनेगा। तो इनको याद कर लीजिएगा कि जो हड़प्पा स्थल है ये सिंधु की सहायक नदी रावी नदी के तट पर स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है और जो लोथल ये साबरमती की एक सहायक नदी जिसका नाम है भोगवा, इस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। ये हल आपको दिखाया जा रहा है, हल्का एक खिलौना है, आप ये देख सकते हैं इस प्रकार के हल पहले पाए जाते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा नगर, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा नगर गुजरात में कच्छ के इलाके में खदिर बेद के इलाके में बसा हुआ था। कहां पर, कच्छ के इलाके में खदिर बेद के किनारे स्थित था क्या, हड़प्पा का धौलावीरा नगर, ठीक है। अलग अलग नगर हुआ करते थे जिनको देखो नामकरण तो हमारे यहाँ के लोगों ने ही किया है, बट अलग अलग नगर पहले हुआ करते थे, ठीक है। तो धौलावीरा जो नगर है ये कच्छ के इलाके में स्थित था, खदिर बेद के किनारे, ठीक है। यहाँ साफ पानी मिलता था इनको और जमीन उपजाऊ थी पहले। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभाजित थे, वहीं जो ये धौलावीरा नगर था, ठीक है, इसी एक विशेष प्रकार का नगर था क्योंकि ये 3 भागों में बटा हुआ था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, इसके अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार थे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ये विशेष प्रकार का एक स्थल था क्योंकि ये धौलावीरा नगर जो है ये 3 भागों में डिवाइड था, ये 3 भागों में डिवाइड था, अन्य और बाकी सारे जो नगर थे वो केवल 2 भागों में डिवाइड हुआ करते थे, ठीक है। और दूसरी चीज जो धौलावीरा ये कच्छ वाले इलाके में बसा होने के बावजूद भी यहाँ पर साफ पानी इनको मिलता था और जमीन भी यहाँ पर उनकी उपजाऊ थी, ठीक है। तीसरी चीज जो 3 भागों में डिवाइड था तो तीनों भागों के आसपास 4 दीवारियां थी, वो भी पत्थर की ऊंची ऊंची, ठीक है, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, ठीक है। और इसके अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार थे जो कि बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए थे। अगला पॉइंट मिलता है, इस नगर में खुले मैदान भी था, ठीक है, इस नगर में खुले मैदान भी थे जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहां मिले कुछ अवशेषों में, यहां पर में होगा, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन है मैं कर दूंगा। हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है, ठीक है, पत्थर में खुदा पाया गया। हड़प्पा लिपि के जो अक्षर थे उसको यहाँ पर खुदा पाया गया है। कुछ अवशेष ऐसे हैं जिनमें लिखा हुआ मिलता है। इन अभिलेखों, यहाँ पर अभिलेख होगा, ठीक है, अभिलेखों में, इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है
क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर और मुहर जैसे छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही देखो इस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, समझो क्या कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो ये हड़प्पा का नगर है, ठीक है, इस नगर में खुले मैदान थे। ठीक है, जो धौलावीरा नगर है, इस नगर में खुले मैदान थे। ठीक है, जहां पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाते थे। प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखो तो आपको कई सारे खुले मैदान मिल जाएंगे जहां पर मंत्री वगैरह, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, या फिर जब चुनाव होता है तो आप देखते हैं कि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और वैसे भी स्कूल में, कॉलेज में और भी कई सारे प्रोग्राम होते हैं जहां पर कार्यक्रमों का आयोजन आज के टाइम पर भी किया जाता है। लेकिन जो धौलावीरा नगर था, यहाँ पर भी खुले मैदान मिलते हैं जहां पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं जिसमें हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर पर खुदा पाया गया। ठीक है, ये अवशेष ही होगा। ठीक है, अवशेषों पर जो हड़प्पा लिपि थी, हड़प्पा की जो लिपि थी, उसके बड़े बड़े अक्षरों को खुदा पाया गया। ठीक है, इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख जो थे वो मोहरों और छोटी वस्तुओं पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, केवल एक ही ऐसा अवशेष मिलता है जिसमें अभिलेख दिखा है। ठीक है, जिसमें ये अभिलेख देखने को मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी है जिसका नाम है, एक उपनदी के किनारे बसा लोथल। ठीक है, लोथल नगर एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा स्थल पर बसा है जहां कीमती पत्थर जैसा कि कच्चा माल, कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। देखो यहाँ पर समझो, जो ये गुजरात की खंबात की खाड़ी है, ठीक, गुजरात की खंबात की खाड़ी में साबरमती नदी के तट पर एक लोथल शहर बसा हुआ है। ठीक है, साबरमती की एक सहायक नदी है, उसके तट पर लोथल नगर बसा हुआ है। और जो लोथल, इसकी विशेषता ये थी कि यहाँ पर कीमती पत्थर मिलते थे, कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल मिलता था। यहाँ पत्थरों, शंकों और धातुओं से बनाई गई कई सारी चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था। ये जो लोथल है, ये पत्थर हो गया, शंख हो गया, धातुओं हो गई, इनसे कई सारी चीजें बनाई जाती थी। अगर आज के टाइम पर आप देखोगे तो देखो भाई, जो इत्र का केंद्र होगा, ठीक है, वहां पर इत्र बनाया जाता है। जो जहां पर कपास की खेती अधिक होती है वहां पर कपड़ों का बनाया जाता होगा। ठीक, कपड़े की फैक्ट्री मिलेगी। जहां पर देखो, अगर आप सोने की खदान होती है वहां पर सोने का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जहां पर लौह अयस्क अधिक प्राप्त होता है वहां पर लोहे की फैक्ट्री मिलती है, वहां पर लोहे बनाया जाता है। तो इस प्रकार से कहा जाए, जैसे कि लोथल है, लोथल में पत्थर, शंख और धातुएं बनाई जाती थी क्योंकि यहां पर पत्थर जैसी, मतलब कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल वहां पर उपस्थित था। ठीक है, यहाँ एक बंदरगाह भी था जहां समुद्र के रास्ते आने वाले जहाजों के रुकने के लिए तालाब बना था। इस तालाब से जहाजों पर माल चढ़ाया और उतारा जाता था। ठीक है, यहाँ एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन देखने को मिलते हैं जो कि पाए गए। ठीक है, तो याद रखना, जो लोथल नगर ये विशेष है क्योंकि देखिए लोथल नगर की विशेषताएं क्या है। सबसे पहली विशेषता ही कि यहाँ पर कीमती पत्थरों जैसा कच्चा माल उपलब्ध था। ठीक है, दूसरे यहाँ पर पत्थर, शंख और धातुएं बनाई जाती थी। ठीक है, कीमती पत्थरों को, शंख को, जो धातुएं थी, इनसे कई सारी चीजों को बनाया गया था। तीसरा, लोथल में ही बंदरगाह उपस्थित है जहां पर समुद्र के रास्ते लोग आते थे और यहां से जाते थे। ठीक है, चौथा, यहां पर एक भंडार गृह मिला है और कई सारी मोहरें और मुद्रांकन भी यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है, यहां पर एक इमारत मिली है जहां मनके बनाने का काम होता था। ठीक है, पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने का उपकरण और तैयार मनके भी यहां से मिले हैं। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं जो कि आपको लोथल में देखने को मिलती हैं। अब अगला पॉइंट मिलता है मुहर और मुद्रा, जो जिसे मुहर कह सकते हैं, और मुद्रांकन या मुहरबंदी किसे कहते हैं। बेसिकली इस चीज को समझो। मुहरों का प्रयोग सामान को भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। देखो प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो किसी भी चीज को आप पार्सल, जैसे कि आप पार्सल मंगा रहे हो, ठीक है, तो पार्सल जब आप मंगाते हैं तो आप देखते हैं कि वो सील पैक होता है, लेकिन पहले सील पैक करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, पहले जो आप सील पैक करोगे तो उस सील को खोला भी जा सकता है और दोबारा से वैसे ही बनाया भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पहले आप ज्यादा सिल सकते थे या उसे बांध सकते थे। पहले ऐसी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि उसे आप बिल्कुल सील पैक कर दें। तो पहले मतलब किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर भेजना है तो कैसे पता चले कि ये बिल्कुल सुरक्षित आई है, तो इसके लिए मुहरबंदी का उपयोग किया गया। किसका? मुहरबंदी का उपयोग किया गया। तो मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उस पर मुहर लगाई जाती थी और मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। सपोज दैट क्या हुआ, ये एक बॉक्स है, ठीक है,
बॉक्स का ये एक हिस्सा है जहां पर क्या हुआ कि यहाँ पर इधर से पट आ गया, इधर से आ गया और ये बंद हो गया। अब यहाँ पर क्या किया उन्होंने, गीली मिट्टी थोप दी, ठीक है। और गीली मिट्टी थोपने के बाद में इस पर एक मुहर लगा दी, मुहर की छाप पड़ गई, यहाँ पे देख रहे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये एक मुहर की छाप है, ठीक है। अब अगर जब ये पार्सल यहाँ पर पहुंचेगा तो ये मुहर की छाप देखी जाएगी, बिल्कुल ऐसी मुहर की छाप है या फिर इसमें डिस्टर्बेंस हुआ। अगर बिल्कुल ऐसी ही मुहर की छाप मिली तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई, ठीक है। अगर ये छाप टूटी नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता है कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर टूट गई तो सामान के साथ छेड़छाड़ हुई, ये साबित होता था। अगला पॉइंट, हड़प्पा की सभ्यता के अंत का रहस्य, कि भाई हड़प्पा की सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो लगभग 3900 वर्ष पूर्व, देखो समझिएगा, हड़प्पा की सभ्यता का विकास हुआ था 4700 वर्ष पूर्व, कब 4700 वर्ष पूर्व, ठीक है। और हड़प्पा की सभ्यता का अंत कब हुआ, आज से लगभग 3900 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि लगभग 600 साल हड़प्पा की सभ्यता चली, ठीक है। तो लगभग 3900 वर्ष पूर्व एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने हड़प्पा के नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढके जो ढेर थे वो बनने लगे और जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। सड़कों पर झोपड़ी नुमा घर बनाए जाने लगे। कि इसका कारण क्या था, देखिए भाई क्या हुआ, 3900 वर्ष पूर्व सब कुछ बदल गया। जो लोग पहले घरों में रहते थे उन्होंने सड़कों पर अपनी झोपड़ियां बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। कचरे के ढेर लगने लगे, जो नालियां थी उनमें जल निकास प्रणाली अवरुद्ध हो गई, बंद हो गई, कच्चे माल का आयात बंद हो गया। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो इसको समझिएगा, हड़प्पा सभ्यता के अंत पर ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ था इस पर कई सारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए। अब इन मतों को आप यहां पर समझिएगा। 3900 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ है, ठीक है। और इस मतों पर कई सारे अंत पर कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। सबसे पहले वैज्ञानिक का मत यह है कि कुछ विद्वानों ने कहा है कि नदियां सूख गई थी, जिस वजह से लोगों को जल प्राप्त नहीं हुआ और लोगों ने वहां से हट करके दूसरी जगह पर जाना ही अच्छा समझा और वहां से लोग निकल गए। अगला पॉइंट मिलता है, कुछ मत ये भी कहते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया था। अब जब जंगलों का विनाश हो गया तो जानवरों को चराने के लिए उनके पास में कुछ रहा नहीं, और जब जानवर नहीं चरा सकते थे, लकड़ी नहीं ला सकते थे, तो उनको वहां से रहना भी नहीं उचित लगा, क्योंकि पहले गैस तो थी नहीं, भोजन पकाने के लिए भी उनको लकड़ी चाहिए होती थी। और जब जंगलों का विनाश हो गया तो इनको लकड़ी नहीं मिलने लगी और इनको वहां से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से जंगल पर ही निर्भर थे, ठीक है। अब अगर हम पहले पॉइंट को सही माने तो यहाँ पर एक और पॉइंट मिलता है। पहले के जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ये कुएं से पानी निकालते थे। अगर नदियां सूख गई तो इनको कुएं से पानी निकालने का एक इनके पास में पॉइंट था, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट अगर हम माने, ये जंगलों का विनाश हो गया, ठीक है, तो ये जिस प्रकार से पत्थरों का और अन्य चीजों का आयात करते थे तो ये लकड़ी का भी आयात कर सकते हैं, ठीक है। अगर तीसरा पॉइंट हम तीसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि मवेशियों के खाने के लिए चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। ऐसा हो सकता है कि अगर भाई ये घास वाले मैदान और चारागाह सब समाप्त हो गए हों तो इनको वहां से बाहर जाना पड़े, ठीक है। लेकिन वहां पर भी ये सिंचाई करके घास को उगा सकते थे, ठीक है, घास को उगा सकते थे। अगला पॉइंट मिलता है, ऐसा भी हो सकता है कि इलाकों में बाढ़ आ गई हो। ये एक ऐसा ठोस कारण है जिसका काट नहीं है। अगर इलाके में बाढ़ आ गई तो इनको वहां से भागना ही पड़ेगा, ठीक है। बाढ़ आ गई अगर है तो बाढ़ के साथ मलबा भी आएगा और पूरे शहर को वो अपने साथ दबा देगा, हर चीज को अवरुद्ध कर देगा, तो इनको अन्य कहीं जाकर के अपनी बस्ती बसानी पड़ी होगी, ठीक है। तो ये एक ठोस कारण है जिसको आप मान सकते हैं। अगला पॉइंट मिलता है, कुछ का मानना है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। अगर शासकों का नियंत्रण समाप्त होगा तो ऐसा हो सकता है कि वहां पर क्या हो कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़े, और ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर युद्ध हो गया हो, युद्ध की वजह से वहां से दूर जाना पड़े। ये जो मत है अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तर्कों के साथ दिए गए हैं। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की जो बस्तियां हैं वो उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और पश्चिम की क्षेत्रों की नई बस्तियों में जाकर बस गए। इलाके जो इसके लगभग 1400 वर्ष पूर्व, यानी कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व क्या हुआ, नए नगरों का विकास हुआ। और जो नए नगरों का विकास हुआ वो गंगा नदी के किनारे विकसित हुए थे। जो नए नगर थे वो गंगा नदी के किनारे विकसित हुए थे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता जो थी वो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व, ठीक है। और आज से लगभग 3900 वर्ष पूर्व इसका विनाश हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि लगभग
800 साल, इसका मतलब ये पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता चली थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता 800 साल तक जीवित रही थी और 800 साल के बाद में हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ और फिर उसके 1400 वर्ष बाद में गंगा नदी के किनारे नए नगरों का विकास हुआ। ठीक है, अब जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें। आप देख रहे हैं कि एक एक घंटे तक मैं लगातार बोलता हूं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर धन्यवाद करने का मन हो तो यहां पर आप देखो एक थैंक्स का ऑप्शन आ रहा है, एक बार बोल देना। ठीक है, और इसी के साथ में जिन लोगों ने अभी तक हमको टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, जाओ और ज्वाइन कर लो। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जाओ और पीडीएफ ले लो। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लो, अच्छी अच्छी पोस्ट में डालता रहता हूँ इंस्टाग्राम पर। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। जिन लोग आप एक चीज़ याद रखना कि हमारे सेकेंड चैनल पर एनसीईआरटी ज्योग्राफी का यानी भूगोल की क्लासेस आज से ही स्टार्ट हो रही हैं, तो वहाँ पर भी जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। ज्योग्राफी की क्लासेस को भी उसी तरह सपोर्ट करना जिस तरह से आप इन क्लासेस को सपोर्ट कर रहे हो। एनसीईआरटी के आप देखिए जितनी भी क्लासेस आ रही हैं उन क्लासेस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके पीडीएफ की लिंक मिल जाती है। इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या है नोट्स लेने, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप ले सकते हैं। और मैं एक पैड ग्रुप की बात की थी, जिन लोगों को पैड ग्रुप में ज्वाइन होना है इस नंबर पर मैसेज करो। पैड ग्रुप में आप डिस्कशन वगैरह होगा, नोट्स के लिए पीडीएफ हम वहां पर आप दे रहे हैं। पैड ग्रुप की कीमत भी कम कर देंगे, तो अगर आपको पैड ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें वीडियो की लिंक वगैरह दी जाती रहे और आपको डिस्कशन करने का मौका मिले, टेस्ट चलता ही रहे, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा और पैड ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।